अंशिका, वेरी गुड एंड वेरी कॉमन क्वेरी, बहुत ही जनरल एक प्रॉब्लम है सभी लड़कियों की और बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए स्पेशली। आपको क्या करना है कि एक तो इन्फॉर्मेशन गोल सेट करने के बाद, ज़्यादातर ये जो समस्या है ये आपको 12th के बाद आती है हायर एजुकेशन में, है ना। आप चाहते हैं कि मैं बीटेक करूं, बी फार्मा करूं, है ना, बी फैड करूं, तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि AICT के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बीटेक हो, बी फार्मा हो, MBA हो, MCA हो, इन सभी के लिए एक फ़ी वेवर सीट होती है। फ़ी वेव ऑफ, फीस खत्म हो जाती है उसमें, ट्यूशन फीस, ठीक है ना। और ये ट्यूशन फीस खत्म होने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो जो प्रोग्राम लेना है उसका सभी बच्चे ध्यान रखें, नवंबर से लेकर और मार्च तक सभी जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाएंगे तो एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप UPTU का फॉर्म फिल करते हैं, अपना जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है, UP स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है, बीटेक के लिए होगा, ठीक है ना, बी फैड के लिए होगा, MBA के लिए होगा, MCA के लिए होगा, बी फार्मा के लिए होगा। इस फॉर्म को फिल करेंगे, मार्च में या फरवरी में आ जाएगा। और उसके बाद में जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो फ़ी वेवर सीट आपको अप्लाई करना है। तो पहला तो ये सॉल्यूशन है कि वहाँ फ़ी वेवर सीट आपको मिल जाएगी, जहाँ आपकी फ़ीस 1,20,000 रुपये है, वहाँ पर ट्यूशन फीस खत्म होकर सिर्फ आपको 20 या 26,000 रुपये इस तरह से देना होगा, ठीक है। ये पहली सॉल्यूशन है कि आप फ़ी वेवर सीट के लिए अप्लाई करें। दूसरा सॉल्यूशन है कि किसी भी कोर्स पे जाएं तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज आप निकाल सके, अपनी काबिलियत को तो बढ़ा सकते हैं ना मेहनत से। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है, स्कॉलरशिप ज़रूर आती है। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जा रहे हैं तो एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद ही जाएं, क्योंकि अभी ये लागू हो गया है पिछले 2 साल से कि आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो ही आप क्या कर पाएंगे, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। एक और चीज़ जो है, जैसे आप लोग हैं जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो EWS सर्टिफिकेट अभी तक बहुत लोगों ने नहीं बनवाया होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बनवाना है। और माइनॉरिटी जो बच्चे हैं या जो कुछ विशेष रिजर्वेशंस में आते हैं, उन बच्चों को भी अपने डॉक्यूमेंट्स 12th में ही रेडी करवा लेने हैं, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त पर उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स बहुत है। लड़कियों के लिए 1 गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है। जहाँ तक बात है मैम की या प्रशासन की या गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे या आप पहले से डिसाइड करेंगे गोल और फिर देखेंगे अच्छा इसका इतना फीस है, इसको मैं कैसे वहन करूं, मेरी फैमिली इसको कैसे अफोर्ड करे, तो उसके बाद रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं आपकी खुद की कम्युनिटी की, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, तो जैसे अलग अलग समाज हैं, वैश्य समाज हुआ, ब्राह्मण समाज हुआ, तो ऐसे कुछ सोसाइटीज़ भी हैं जो अच्छे बच्चों की, मेरिटोरियस बच्चों की को स्कॉलरशिप्स अपने यहाँ से देती हैं। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी ऐसे हैं, जब आप वहाँ जाएंगे कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है सर, एंड आई वॉन्ट एडमिशन इन योर कॉलेज बट आई कैन नॉट अफोर्ड द फीस, द होल फीस, द कंप्लीट अमाउंट, तो वो ज़रूर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन फीस में दे देंगे, ठीक है। बट हाँ, और इसमें एक चीज़ और जो है वो है कि आप बैंक लोन ले सकते हैं। बैंक लोन के लिए भी मैंने देखा है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का ही मालूम नहीं होता है। आप सबसे पहले बैंक में जाएं, उसमें भी एक है कि बैंक को ये रहता है कि जो बच्चा काउंसलिंग के थ्रू गया है उसको वो विदाउट अ हिच, विदाउट एनी क्वेरी, जो काउंसलिंग के थ्रू गया है, काउंसलिंग लेटर है, अच्छा कॉलेज मिला हो या प्राइवेट ही कॉलेज मिला हो, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू बच्चा जाना चाहिए, जिसने रैंक ली हो, उसको वो लोन दे देंगे। आप भी जा सकते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए नहीं होते हैं। कॉलेज से, जिस कॉलेज में आपका काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट हुआ है, उस कॉलेज का एक लेटर आपको मिलेगा कि हाँ इस बच्चे ने यहाँ एडमिशन ले लिया है। कई बार एक समस्या ज़रूर आती है, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि बैंक लोन तो हो ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस जो है वो कॉलेज कहता है पहले आप मुझे सबमिट करें तब एडमिशन कंफर्म है, और फिर उसके बाद मैं पूरा का पूरा अपना स्लैब बनाऊंगा, मेरे 4 साल की फ़ीस क्या रहती है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी स्कूल लिख देता है कॉलेज कि भाई ये बच्चा रहेगा तो इसका पढ़ाई लिखाई का, स्टेशनरी का और सब खर्च क्या होने वाला है। तो घर वालों को सिर्फ इतना कहिए कि वो फर्स्ट ईयर का फ़ीस रखें। 15 दिन में जैसे ही बैंक में आपका लेटर प्रपोजल जाएगा,
बैंक फीस देगा, वो फीस जो आपने कॉलेज में दी है वो तुरंत आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो ये केवल 1 महीने का अरेंजमेंट होता है फैमिली का कि वो आपकी फीस कॉलेज में जमा कर दें। 80% 85% बैंक लोन कर देता है और बहुत जगह तो इससे ज़्यादा भी कर देता है अगर बच्चा किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में गया है, तो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा जाता है तो। ठीक, आई होप इट विल हेल्प। यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। ये जो बेरोजगारी है, बहुत से फादर्स हैं जो अपने बच्चों को गुड फ्यूचर नहीं दे पाते, तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को खुद सपोर्ट करें। कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को खुद कवर करे, उसको सपोर्ट करे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप व्हाट्स योर गुड नेम, शुभ नाम क्या है? समाराना। ओके ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो नारी शक्ति मिशन का जो एक है ना, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, और उसमें जो तीसरा सेगमेंट है, तीसरा जो स्तंभ है, नारी स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, उससे रिलेटेड है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके जो भी ख्वाब हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ऊंचे हों और होने भी चाहिए, है ना, तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स उसको हमेशा सपोर्ट करने में सक्षम ही हों। जितने वो सक्षम है उतना कर रहे हैं, उसके बाद के रिसोर्सेज जुटाना मेरा काम है। अब जैसे बहुत सारे बच्चियां, आज का टाइम कोविड का समय है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ गए हैं, है ना। मान लीजिए आप फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, ठीक है, आप फैशन डिजाइनर नहीं बनना चाहती हैं, वास्तव में आपका एम क्या है कि मैं ड्रेसेस डिजाइन करूं, ये मेरा हुनर है, मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, किसी मंच पर अपनी ड्रेसेस को, अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करूं, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिग्री ही लें, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ही जाएं, ठीक है। आप क्या कर सकती हैं, एक तो आप लोगों को जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनको यूटिलाइज करना, उनको से कैसे बेनिफिट लेना है, उनकी जानकारी रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अभी आप देखिए कि यूपी, ये आप लिख सकती हैं अभी कॉपी में, यूपी एसडीएम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत कोर्सेरा के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज इसके अंदर हैं जिनको 140 यूनिवर्सिटीज से रिकॉग्नाइज्ड जो कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगुलर एजुकेशन ही हो, एक तो स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। आप बीए हैं, एमए हैं, एमबीए हैं, कुछ भी है, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप एम्प्लॉयड नहीं हो सकती, ये आज का सिनेरियो है। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन माध्यम से या कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से भी आप अपनी एजुकेशन ले सकती हैं, बजाय सीधा ऊपर वाली स्टेप पर जाने के आप छोटी छोटी स्टेप से भी जाकर अपना ऑब्जेक्टिव, अपना ड्रीम फुलफिल कर सकती हैं, रियलाइज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो पहला है यूपी एसडीएम ने कोलैबोरेट किया कोर्सेरा के साथ, उसमें जाकर आप एनरोल कर सकती हैं हायर एजुकेशन के लिए या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए भी, ठीक है, वो सारे रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। एक PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे प्रोग्राम्स हैं और कोई फीस नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो स्वरोजगार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं, आपने देखा होगा आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके भी कितना नाम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी अच्छी ब्यूटिशियंस हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं? शहनाज हुसैन है ना, जावेद, और कितने लोग हैं जो बड़े सेलिब्रिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत आप यहाँ से कर सकती हैं, वीविंग का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रोकरी डिजाइनिंग, पेंटिंग से रिलेटेड, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज। और ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ आज यहाँ पर कि आप जितनी भी बच्चियाँ हैं ना, अभी अगर 12th में है तो अवॉइड कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आते ही हर साल अपने आप को किसी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए एनरोल कराइए, क्योंकि जब आप रिज्यूमे पर लिखेंगी ना कहीं जाने के लिए कि मैं सिर्फ BA हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो उतना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। जब आप नीचे लिखेंगे कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप की है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस है, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, मल्टीटास्क हो जाएंगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जहाँ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आपकी एजुकेशन, मैं फिर कह रही हूँ अपना एक गोल सेट कीजिए, और एक मंजिल पर पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो आप छोटा सा कोई कोर्स करके अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकती हैं। ग्रेजुएशन किया, एक कोर्स किया, उसके साथ साथ कहीं जॉब ली और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं,
या तो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहीं तैयारी की। अब आप देखिए कि MHRD ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें एक ई पाठशाला भी है, जो आप जो बच्चियां हैं 1st से 12th तक, उन सब का उस पर सिलेबस है, सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ मटेरियल है। तो जैसे ऑनलाइन माध्यम से अभी आप पढ़ सकती हैं, आपके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं तो ई पाठशाला को लीजिए। स्वयं है, स्वयं पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आपको ये जानकारी के बाद क्या करना है, लॉग इन करना है, देखना है कि मैं इससे क्या क्या एडवांटेजेस ले सकती हूँ। तो मेरा यही कहना है कि अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि मैं रिग्रेट करूं और पूरा जीवन रोऊं कि मेरे बाप ने, मेरे माता पिता ने जी मुझे पढ़ाया नहीं है। दूसरा ये कि मैं हौसला करूं और जहां से भी छोटी शुरुआत हो सकती है, शुरुआत छोटी होगी बट ट्रस्ट मी उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। कई बार पेरेंट्स बाहर जाने के लिए भी मना करते हैं कि दूर दराज हम नहीं भेज सकते हैं सिटी में, दूर किसी बड़े शहर में। तो आप क्या कर सकती हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं इग्न्यू पर, और आपके यहाँ किसी कॉलेज में इग्न्यू सेंटर होगा, रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत सुंदर, बहुत ही कहना चाहिए वेल्दी उनका कोर्सवेयर है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर एनरोल कीजिए। PhD तक की शिक्षा अगर आप इग्न्यू से ले लेती हैं, और आप विश्वास कीजिए PhD MPhil अभी खत्म होने जा रहा है, पर PhD अगर आप इग्न्यू से करती है इतना डिफिकल्ट है, और आप बड़ी बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर कहीं पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना। तो आपको रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे, सिर्फ ये कहकर बात नहीं चलेगी कि पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं या ये नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी को भी पहचाने अधिकारों के साथ साथ, ठीक है। तो रिसोर्सेज आप जुटा सकती हैं, गोल सेट कीजिए, किसी काउंसलर के पास जाइए, टीचर्स से परामर्श लीजिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है। देखो, जानकारी के अभाव में वो केवल शब्द हैं, जो हमारे लिए बनी है जानकारी, वो कानून, वो अधिकार, और यदि हम उनको जान लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ढाल है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक रक्षा कवच है, हमारे लिए एक तरीके से हम उसको एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं उन जानकारियों को। तो एक प्रश्न भी आया है, और प्रश्न भी 4-5 आए हैं जो लगभग मिले जुले से हैं, जिनका एक ही थीम है। बच्चों के प्रश्न है, टीनेजर्स बच्चों के, मोस्टली नाम नहीं लूंगी मैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोन चलाने में मन लगता है, उसी के लिए टोका टाकी घर में होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा पिटाई भी हो जाती है तो सुसाइड करने का मन करता है। ये प्रश्न कई 5 प्रश्नों में यही बात दोहराई गई है लगभग। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में मनोचिकित्सक, सुसाइड करने के लिए भी कहा ना एक बच्चे ने, आपके अंदर जो एनर्जी है इस टाइम पर वो 2 चीज़ों की तरफ डायरेक्टेड है, या तो मरना या तो मारना। वायलेंस, या तो एकदम से इतना गुस्सा आएगा कि कोई चीज़ तोड़ दो, है ना, टीनेज बच्चे का ही सवाल होगा ज़रूर ये, है ना, या तो मर जाओ, ये तो मुझे चाहते ही नहीं है ना। ये होता है, आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है वो भी देखे, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इस एज में वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और उनको सुपरवाइज करना। मेरा मन क्या कह रहा है। सुसाइडल टेंडेंसी कई बार बोर्डम से भी आ जाती है बच्चों के अंदर, डांट से तो आते ही है, हर चीज आपको फील होगी, आप ओवर सेंसिटिव हैं। ये एज बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपका दिमाग इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। हम लोगों में या बच्चों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका दिमाग कर रहा है इस समय पर? आप लोगों का। तो वो जो चेंजेस है आपको समझना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो हो रही है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, या मैं ओवर सेंसिटिव हूँ इस एज में, इसलिए मुझे मरने या मारने के अलावा और कोई विकल्प और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अपने इमोशंस को सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मुझे किस चीज़ से गुस्सा आता है। ये एक ना अपने आप को समझने की भी उम्र है। आपको क्या देखना है, हमेशा मुझे मरने का मन कब करता है? इसी आदमी के डांटने पर करता है। ये जो मेरे पापा है या मम्मी है, जब भी ये डांटती है तभी मेरा मरने का मन करता है। फिर आप नोटिस करेंगे कि उनका एक पैटर्न है, वो कोई कुछ बातें, कुछ सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जो आपको हिट करते हैं। गलती उनकी नहीं, वो बात सही कह रहे हैं, पर उनका परोसने का तरीका गलत है। जरूरी नहीं आपकी गलती हो। पेरेंटिंग में हमारे आसपास के लोगों में उनके समझाने का तरीका जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता कई बार। तो आप ये ना सोचे मेरे अंदर ही गलती है। सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों के अंदर तब आती है क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं मैं अपने माँ बाप की इच्छाओं पर पूरा नहीं उतर रहा हूँ और मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। गिल्ट ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो उन्हें हमेशा अपने इमोशंस को ध्यान में रखना है, देखना है सामने वाले की स्टेटमेंट क्या है
और अगर उनकी स्टेटमेंट में गलती है तो वो आपकी गलती नहीं है, आपको सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आनी है। और दूसरी बात एक और जो मुझे फील होती है, जब भी आपको ऐसा लगे ना सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, कोई अच्छा गाना सुने, इट वर्क्स। अच्छा मतलब इमोशनल नहीं उस टाइम पर बिल्कुल भी, ठीक है ना, कोई पंजाबी सॉन्ग कुछ भी, और कुछ मीठा खाना भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जब भी आप बोर होते हैं, उदास होते हैं, तो कुछ खाने का भी मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेशन है, तो कुछ अपने मन का अच्छा बना लें। ये लड़कियां भी यहाँ पर जो हैं अभी, तो आपको ये नहीं सोचना मरना है, मरना तो आखिरी विकल्प है, तो पूरी लड़ाई लड़कर ही मरेंगे, वो तो है ही पास में ना ऑप्शन, वो तो आपका है ही। तो पहले पूरी लड़ाई क्या है, अगर इस आदमी से मुझे चिढ़ है, वो भले पेरेंट्स ही है, पूरी लड़ाई लड़ लीजिए, मरने का मत सोचिए कभी भी, लास्ट रिजॉर्ट है तो कभी भी चलेगा। तो 6-7 साल बाद भी कर लेंगे, ठीक है ना। पहले पार्टी कर लें फ्रेंड्स के साथ, किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर लो इतना थोड़ी देर, पापा मम्मी की जो भी झुंझल है, जो भी है, वो उससे मैं बात कर लूँ। आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ माई फैमिली मेंबर, मेरा कजिन एक बार, और जबकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, वो घर से गुस्सा हो गया किसी बात पर, घर वालों की बात सही थी, लेकिन उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, तो उसकी मम्मी ने कहा वापस मत आना। अब ये एज ऐसी, उसको लगा अच्छा इन्होंने कहा वापस मत आना, तो ये तो ईगो पर आ गई बात, अब तो वापस आना ही नहीं है ना। तो वो यहाँ पुल पर खड़ा हो गया, आपके शहर के पुल पर, और फिर उसने सोचा यार चलो एक लास्ट टाइम अपने चाचा के लड़के को फोन कर लेता हूँ, उससे कह देता हूँ कि भाई कहाँ है, कि सोचा तुझसे बात कर लूँ, बस ये लास्ट दिन है तेरे भाई का, अभी मैं तो नीचे ट्रेन के ऊपर कूद रहा हूँ, समझिए सीरियस था और बहुत। तो उसने कहा चल कूद जाना, पहले एक बार ना, अभी मैं आने लग रहा हूँ, और पहले एक कप चाय पी लेते हैं कहीं, कुछ पिज्जा विज़ा खाते हैं उसके बाद। ये एक फ़ोन कॉल, जब आप गुस्से में हैं, जब आपको लग रहा है मुझे सुसाइड करने का मन है, या मुझे किसी को मारने का मन है, या मुझे घर से भागने का मन है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जो बच्चा जिसने क्वेश्चन भी पूछा है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम बड़ी हो सकता है पेरेंट्स कई बार आपस में झगड़ा करते हैं, घर का माहौल ऐसा रहता है कि टीनेज बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक है ना। सुसाइडल टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि, और सुनिए, पहली बार में सुसाइड सोचकर कोई सुसाइड नहीं करता, तो आपको अपने थॉट्स को चेक करना है कि क्या ये बार बार मेरे अंदर आ रहा है सुसाइड का। तो इस ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड को, शुभचिंतक को फ़ोन ज़रूर करें, बात करें, और आप देखेंगे कि 10-15 मिनट बाद आपका ये जो मन है ये बदल गया है। पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सब समस्याओं का कारण आप है और समस्या का समाधान आपका सुसाइड करना है, ये तो फिर भी झगड़ेंगे, ठीक है ना। तो सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में बच्चों को सोचना नहीं चाहिए, मरना तो कभी भी मर सकते हैं, तो पहले जी लीजिए अच्छी तरह, शौक पूरे कर लीजिए, पिज़्ज़ा विज़ा खाने का सोच लीजिए, ठीक है या किसी को कोई बात करिए तो कह दीजिए। ये मैं बहुत ही आपको सही एक वो बता रही हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। और जहाँ तक पढ़ाई करने की बात है, बहुत सारे बच्चे भी डिप्रेशन में हैं कि स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो एक तो उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, और घर में हम सब जानते हैं, मैं भी घर में रहूंगी तो 2 बजे तक स्कूल चलता है, हम लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो एक डिसिप्लिन रहता था जब स्कूल में जाते थे, क्लासेस चलती थी, प्रॉपर होमवर्क मिलता था, हमें होमवर्क करना था। अभी घर में है तो 2 बजे तो शायद आप नहा धोकर ही बैठते होंगे पढ़ने के लिए, इतने में 5 बज जाता है तो शाम हो जाती है। तो ये जो हो रहा है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके पीछे ये भी फैक्टर है कि आपका एक जो डिसिप्लिन था, एक जो रूटीन था, वो टूटा है, और वो इतने सालों का रूटीन बना हुआ था, एक हैबिट थी आपकी, तो उसकी वजह से डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाता है। दूसरा एक क्या होता था, पहले आपके पास इंस्टेंट मोटिवेशन रहती थी शॉर्ट टर्म, कि आज ये चैप्टर पढ़ाया है, कल इसका टेस्ट है, अब वो नहीं है, ठीक है ना। टीचर्स भी लीनियंट है पढ़ाने में भी, ऑनलाइन आपको क्लासेस देने में। ऐसे में आपको खुद का टीचर खुद बनना है। तो जैसे मोबाइल खेलने की आदत है, आप लोग भी स्क्रॉल करती होंगी, लड़कियां भी, ऐसा नहीं होता कि नहीं पढ़ती, फ़ोन की एडिक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो कोई भी गेम आपको एडिक्ट कर देता है, तो आप क्या करें, छोटा सा एक तो एम बनाएं, अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरू करें। इंग्लिश हो सकता है, कोई एक वो हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो टॉपिक आपको आता है, क्योंकि अगर आपने कोई डिफिकल्ट टॉपिक उठा लिया किताब खोलते ही, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है। तो शुरू के 10 मिनट अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आप अपने मनपसंद टॉपिक को उठाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक एक लेंगी और शॉर्ट टर्म्स में पढ़ेंगे, छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे। जैसे 20 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद मुझे उठ जाना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर दोबारा आकर पढ़ना है। आधे आधे घंटे का टारगेट रखेंगे,
ये आधा घंटा मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें क्या पढ़ूंगी, ये एक टॉपिक करना है। बहुत टफ अपना एम ना बनाए कि आज ही मुझे 3 चैप्टर, आज ही मुझे 3 बुक करनी है, ठीक है। और ये मत सोचे कि इस बार मुझे 90 लाना है, क्योंकि ये साल बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप अपने आप को 5% 10% पे इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा जब आप अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाते हैं, इजी टारगेट्स बनाते हैं, उनको अचीव करते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है, ठीक है। तो पहले दिन डिफिकल्ट टारगेट बनाया और वो पूरा नहीं हुआ तो वो एक आपके लिए परमानेंट क्या हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो पढ़ाई में तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मन लगाइए। खाने का सामान कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी आप मोटे होकर उठे, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सा कुछ, एक सेब ले लिया, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद कुछ अच्छा सा खाया, उससे भी आपका पढ़ाई में मन लगता है, ठीक है। और एक अपना टाइम है, हर बच्चे का एक अपना बायोलॉजिकल साइकिल होता है। सुबह उठना, किसी को लेट उठना पसंद है, लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, जल्दी सोना पसंद है। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि ये इसका अपना क्लॉक है एक, ठीक है। अगर आप रात को पढ़कर भी सोते हैं तो भी आपको रिकॉल रहेगी वो चीज़, क्योंकि फिर आपका दिमाग बाद में खाली हो गया है। हालांकि सुबह पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव है, पर कुछ बच्चे रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो उनको पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने हिसाब से उनको पढ़ने दें। और गाने सुनना भी अच्छा होता है, बीच बीच में एक गाना सुन लिया, कुछ खा लिया, थोड़ा सा मम्मी से बात कराए, और अपने मनपसंद चीज़ आप किचन में जाके खुद भी बना सकते हो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में हम ये नहीं करते और उसकी वजह से भी बहुत बोर्डम रहती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुसाइडल टेंडेंसी के लिए तो पूरा नो है। अगर ऐसा विचार भी आता है तो उसको चेक करें और बिल्कुल नहीं करें, ये कभी भी ये स्टेप नहीं लें किसी पर गुस्सा होकर। ये आपकी लाइफ है, पेरेंट्स ने पैदा कर दिया, ठीक है, आपको अपने जीवन के साथ ये कभी नहीं करना है, ठीक है ना। ओके ओके। कौन सी क्लास में? एट क्लास में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, जिससे कि मुझे पढ़ाने के लिए उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जिस तरह मेरा पढ़ाई का सपना है, पापा मेरे बहुत वीक है, मतलब बीमार है, जिससे वे मुझे पढ़ा नहीं सकते। और मेरा पढ़ने का सपना है, जिससे कि मैं आपके पास सिर्फ हेल्प के लिए आई हूँ कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा सकें। देखिए आप अभी 8th में हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में हैं, और ठीक है बेटा, अच्छा बुरा स्कूल नहीं होता है। ये मेरा अपना, मैं करियर काउंसलर हूँ तो इतना कह सकती हूँ। आप बोर्ड से पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, या तो हाँ स्टेट बोर्ड हो जाएगा, और या तो CBSE बोर्ड हो जाएगा। अच्छा बड़ा स्कूल, बाद में जो मार्कशीट आएगी, एक जो परसेंटेज आएगा, वो तो एक ही बोर्ड से आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अभी पढ़ाई में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हैं आप, तो फीस तो बहुत मुझे लगता है मिनिमम होगी। आप मैम वहाँ पर फीस नहीं है, लेकिन जिस तरह फीस नहीं है तो हाँ देखिए, आप परेशान ना हो इसके लिए, आप 8th क्लास कर लीजिए बढ़िया से, है ना। सर वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है जिससे कि मैं करूँ। आप 8th क्लास कर लीजिए, उसके बाद संपर्क कर लीजिए ऑफिस में आके हमारे, आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगी, 9th में अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी, ठीक है।